Hello students, myself Ashutosh Sharma. Welcome to the online platform डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। मैं विगत 6 सालों से इंजीनियरिंग कॉलेजों में और विभिन्न कोचिंग सेंटरों में अप्लाइड फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे। ऑनलाइन क्लासेज में आकर के आप लोगों से जुड़ने का अवसर मिला। आप लोग भी बहुत कुछ बेहतर सीखेंगे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकेंड, यानी आप लोग फर्स्ट पढ़ करके अब सेकेंड सेमेस्टर में आ गए हैं। तो डिप्लोमा के इस सेकेंड सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड पढ़ते हैं, जिसका सिलेबस इस प्रकार है। इसमें हम लोग कुल 7 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला है तरंग गति एवं इसका अनुप्रयोग। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी माध्यम में यदि हम लोग विक्षोभ उत्पन्न करें यानी डिस्टरबेंस एराइज करें, ठीक है, जैसे तालाब है, तालाब में कोई कंकड़ फेंके तो वहां पे जो वेव उत्पन्न होता है ना, लहरें, वही तरंग है। ठीक है, तो इस तरंग के गति के आधार पे विभिन्न प्रकार के परिभाषाएं, उससे रिलेटेड और भी चीजों की जानकारी हम लोग लेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे तरंग प्रकाश की, यानी कि वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स आप लोग जानते होंगे, बचपन में सब लोग विभिन्न प्रकार के लेंस वगैरह से देखे होंगे। किसी लेंस से छोटा दिखाई देता है, किसी लेंस से बड़ा दिखाई देता है। प्रिज्म भी देख करके लोगों में बहुत सारा आश्चर्य होता है। ऐसे ही यदि प्रकाश को हम लोग तरंग के माध्यम में अध्ययन करें तो हम लोग तरंग प्रकाश की पढ़ेंगे। ठीक है, पहला था ये वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक आप लोग देखे होंगे, इसका भी आप लोग एक्सपेरिमेंट किए होंगे। कई बार देखते हैं हम लोग छोटे छोटे कागज के टुकड़े करके और उसको किसी कंघी को बाल से रगड़ करके जब हम लोग उसके पास लेके आते हैं तो कैसे चपक जाता है ना। हम लोग को ये बचपन में नहीं पता था कि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल वर्क करते हैं। ऐसे ही कभी कभी चेयर वगैरह, प्लास्टिक के चेयर वगैरह को आप लोग देखे होंगे, हाथ से रगड़ने के बाद फिर वहां पे अपना हाथ लेके जाएंगे तो आपके जो रोम्स होते हैं वो क्या होंगे, गूजबम्स हो जाते हैं ना। तो ये सारे के सारे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पे ही आधारित होता है। और भी चार्जेस के बारे में हम लोग जानेंगे, कहाँ से आए, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, उससे रिलेटेड जितने भी नियम है पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबके घरों में विद्युत आता है, आप लोग इससे भली भांति परिचित हैं, है ना। विद्युत धारा के बारे में हम लोग पूरी डीप स्टडी करेंगे। उसमें जितने भी आपके कोर्स से रिलेटेड चीजें हैं, वो चाहे इलेक्ट्रिक करंट हो, चाहे विद्युत धारा के विभिन्न अनुप्रयोग हो, ये सारे हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैग्नेटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक। इसमें क्या पढ़ेंगे आप, तो पहले तो हम लोग देखते हैं ना, इलेक्ट्रिक जहां पे जिस तार में से गुजरता है उसके चारों तरफ एक फील्ड होता है, नहीं कहते हैं उससे थोड़ा दूर ही रहेंगे, वहां पे हाथ लगाएंगे तो करंट लग सकता है, यानी उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, विद्युत की एक पूरी पूरी एक क्षेत्र जनरेट हो जाता है। वैसे ही जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को मिलाया जाए तो वहां पे क्या परिवर्तन होता है, वो हम लोग सब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटोस्टैटिक में। ठीक है, यानी कि स्थिर चुंबकत्व और वैद्युत चुंबकत्व में। उसके बाद फिर हम सब लोग का फेवरेट सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर आप जानते हैं कि पूरे मोबाइल हो आपका, चाहे किसी प्रकार का गैजेट हो, आपका मेमोरी चिप हुआ, ये सब के सब
अर्धचालक के उत्पत्ति के बाद ही आए। ठीक है, जब से सेमीकंडक्टर्स की खोज हुई है, इस मानव इतिहास में बहुत ही बड़ा क्रांति आया है। तो हम इलेक्ट्रिक वायर जितने भी आपके अप्लायंस है, सब में सेमीकंडक्टर का यूज होता है। तो अर्धचालक भौतिकी में हम विभिन्न प्रकार के अर्धचालकों के बारे में, उनके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इस समय जिसपे अभी भी रिसर्च चल ही रहा है लगातार, वो मॉडर्न फिजिक्स। अब हम लोग भौतिक को केवल बड़े बड़े कणों के रूप में न मान करके एक बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म लेवल पे, यानी क्वांटम लेवल पे हम लोग अध्ययन करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, वो सब हम लोग किस में पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस है सेकेंड सेमेस्टर का, जो आप लोग इसमें अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग सिलेबस को देख लिए। अब यहीं से हम लोग पहला चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, सिलेबस सब लोग नोट कर लेंगे कि केवल आपको कितना पढ़ना है? वैसे तो अब फिजिक्स क्या है, फिजिक्स बताएं तो भौतिकी, ये जो वर्ड आया है ना फिजिक्स, ये वर्ड आया है फिजिका से, है ना। फिजिका मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर, है ना। प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। अप्लाइड फिजिक्स क्या है? तो उन जो नेचर में, प्रकृति में हो रही है भौतिक घटनाएं, उससे हम अभियांत्रिकी में क्या प्रयोग ला सकते हैं, आपके इंजीनियरिंग में क्या प्रयोग में लाएंगे, वही उसी का अध्ययन हम लोग अनुप्रयुक्त भौतिकी में करते हैं। उसी का सेकेंड ये पार्ट आपका चल रहा है, यानी कि हम लोग को एक लिमिट बांध दिया गया कि प्रकृति में होने वाले घटनाओं में हम लोग किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे। वैसे तो बहुत ही ब्रॉड लेवल पे आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें केवल आपके सिलेबस से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिलेबस में आगे बढ़ते हुए आपका पहला चैप्टर है तरंग गति एवं इसका अनुप्रयोग। ठीक है, तो सब लोग देखे होंगे, कोई तालाब है, तालाब में पानी ऐसे स्थिर रहता है ना। समुद्र में पानी लहरों के रूप में चलता है, लेकिन तालाब में पानी स्थिर रहता है। तालाब के किनारे यदि कोई बैठा है, ये इसमें एक कंकड़ फेंक दे यहाँ पे, तो बताइए क्या होगा? अभी तक तो तालाब का पानी स्थिर था, स्टेडी में था। अब क्या होगा? इसके चारों तरफ ऐसे देखे होंगे आप लोग, ये लहर एक चलता है ना। कैसे चलता है? तो ये माध्यम में हम लोग डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिए। क्या किए? स्थिर था, उसमें हमने विक्षोभ उत्पन्न कर दिया। जब विक्षोभ उत्पन्न करेंगे तो वहां से यहाँ का जो कण था अपने अंदर ऊर्जा फील किया, वो ऊर्जा अपने बगल वाले कण को भेजा, वो अपने बगल वाले को भेजा, वो अपने बगल वाले का, ऐसे ऊर्जा यहां से चल करके यहां तक आ गई। ठीक है, तो यही ऊर्जा का संचरण विक्षोभ के रूप में जब होता है, डिस्टरबेंस के रूप में जब होता है, उसे हम लोग कहते हैं तरंग। ठीक है, तो तरंग के बारे में हम लोगों ने जाना कि तरंग क्या है। तो तरंग क्या है? तो तरंग एक विक्षोभ है। क्या है? विक्षोभ, यानी कि डिस्टरबेंस। चलता किस रूप में है? चलता किस रूप में है? तो अपने बगल वाले कण को अपने अंदर की ऊर्जा स्थानांतरित करता है और उसी रूप में मूव करता है। ध्यान से देखे होंगे, क्या तालाब का यहाँ वाला पानी यहां तक आ गया था? नहीं, तालाब का यहाँ वाला पानी यही था, केवल अपने अंदर का जो ऊर्जा था अपने बगल वाले को ट्रांसफर कर दिया। यानी कि हमको एक और बात पता चलती है, तरंग गति में यानी तरंग के संचरण में ऊर्जा का केवल स्थानांतरण होता है, न कि माध्यम का। यानी कि माध्यम अपने जगह पे ही रह जाता है और तरंग अपने ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने टॉपिक देखा क्या? तरंग। तरंग क्या है? तो विक्षोभ है जो किसी माध्यम द्वारा उत्पन्न होता है और उसके कणों को उसी स्थान पे रखता है, जबकि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, तो तरंग की यदि डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तरंग किसी
माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है जिससे ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग तरंग के बारे में समझ गए होंगे कि तरंग क्या होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं तरंग की गति की। ठीक है, तो तरंग की गति क्या होती है? तो तरंग का यानी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना ही तरंग की गति कहलाती है। ठीक है, तो हमने पहले चैप्टर का पहला टॉपिक तरंग गति के बारे में जाना। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करेंगे तरंगों के प्रकार के बारे में। ठीक, जो बेसिक इंपॉर्टेंट है तरंग के प्रकार। बात करें यदि हम लोग तरंग के प्रकार के बारे में, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव, तो हम कई प्रकार को विभिन्न इसको भी सब कैटेगरी में बांट देंगे। ठीक है, दो कैटेगरी में हमने तरंग को बांट दिया। कौन कौन से इसके बेसिस हो सकते हैं? तो एक तो माध्यम के आधार पे, ठीक है, माध्यम के आधार पर तरंग के प्रकार। ठीक है, दूसरा कणों के गति के आधार पर, गति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब तरंग के प्रकार हम लोग दो आधार पे करेंगे। ठीक है, पहला है माध्यम के आधार पे। तो माध्यम के आधार पे तरंग कितने प्रकार का होता है? तो माध्यम के आधार पे तरंग होता है दो प्रकार का। ठीक है, कौन कौन सा? पहला है यांत्रिक तरंग, दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, ये मैकेनिकल वेव है, और ये कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। तो विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे वेव हैं जो चलने के लिए जिनकी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी वो बिना माध्यम के भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर लेते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हमारे बीच आता है, आज से कितने समय पहले का यदि सूर्य के अंदर का वो प्रकाश निकला हुआ है, आज हमारे पास आ रहा है 500 सेकंड में सूर्य से निकल करके हमारे पास। ठीक है, तो किस रूप में आता है? बीच में कई जगह पे उसको माध्यम मिलता है, कई जगह माध्यम नहीं मिलता है, लेकिन हमारे बीच आ जाता है। वो सूर्य के प्रकाश की जो तरंग के रूप में जो चलता है, वो तरंग होता है विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि वे तरंग जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। यांत्रिक तरंगों को बात की जाए तो वे तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, या यूं कह लें कि वे सभी तरंगे जो किसी माध्यम में ही उत्पन्न होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगे कहते हैं। ठीक है, तो इसी यांत्रिक तरंगों को ही, ठीक है, यहाँ कणों के आधार पे हम लोग बांट लेते हैं। ठीक है, तो तब इन यांत्रिक तरंग को ही कणों की गति के आधार पे पहला प्रकार है इसका अनुदैर्ध्य तरंग, यानी कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव, और दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि
ट्रांसवर्स वेव। क्या होता है अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव? तो कभी हम लोग देखे होंगे कि एक स्थान पे यदि कोई स्प्रिंग बांध दिया जाए, ठीक है, और इसको क्या किया जाए, इसको हम लोग खींचते हैं, पुल करते हैं, फिर छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको जब खींचते हैं, छोड़ते हैं, खींचते हैं, छोड़ते हैं, तो इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में होता यूं है कि कहीं कहीं पे ये दूरी पे मिलता है और कहीं कहीं पे ये एकदम पास में हो जाता है, ठीक है। करके देखिएगा, ठीक है। जब किसी एक स्थान पे स्प्रिंग को बांध दीजिए और एक स्थान पे पकड़ करके आप उसको आगे पीछे गति कर रहे हैं ना, तो ये देखिए मोशन कैसे हो रहा है, एक बार आगे लेके जा रहे हैं, एक बार पीछे, इसी डायरेक्शन में आप मोशन भी कर रहे हैं। और ये देखिए ऊर्जा जो है इसका, एक जगह पे ये है विरलन, इसको बोलते हैं विरलन, और इसको बोलते हैं संपीडन, ठीक है। जहां पे एकदम पास पास है वो है संपीडन और ये है विरलन, ये है कॉन्ट्रैक्शन, ये है रेयरफैक्शन, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, यहाँ देखिए ऊर्जा भी एकदम इसी डायरेक्शन में चल रहा है और माध्यम के कण को भी आप उसी डायरेक्शन में मूवमेंट कराएं, यानी कि तरंग संचरण की दिशा में, प्रोपोगेशन ऑफ वेव के डायरेक्शन में यदि माध्यम के कण भी गति करें, यानी कि माध्यम के कणों की दिशा और तरंग संचरण की दिशा यदि एक समान हो जाए, समांतर हो जाए, तो ऐसे तरंग को हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, ठीक। जबकि अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगों में ये होता है कि कोई एक धागा ले लीजिए, ठीक है, ये धागा है मान लीजिए, इसको किसी हाथ से आप पकड़ लिए, अब इसको आप ऊपर एक बार करें और एक बार नीचे करें, ठीक है, उसको आप ऊपर नीचे करिए, है ना। जिम वगैरह में आप देखे होंगे बॉडी बिल्डर क्या करते हैं, ऐसे धागे को ऊपर नीचे करते हैं ना, एक ही रोप को एक बार ऊपर करते हैं, एक बार नीचे करते हैं, ऐसे ऊपर नीचे जब करेंगे तो ये कैसे चलता है, ये ऐसे चलेगा, ऐसे, ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये मध्य जो एक रेखा है, इससे एक बार ये ऊपर की तरफ जा रहा है और एक बार नीचे की तरफ जा रहा है। देखिए ये मध्य रेखा यदि हम लोग बना ले तो कभी ये नीचे की तरफ है, इसको बोलते हैं गर्त, और ये जो ऊपर है इसको बोलते हैं हम श्रृंग, ठीक है। तो कभी कभी ऊपर की तरफ गति करता है और कभी कभी नीचे की तरफ गति करता है, यानी कि एक तरफ श्रृंग बनाता है, एक तरफ गर्त बनाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। तो माध्यम के कण कैसे गति किए, ये देखिए ऊपर नीचे वर्टिकली, और ये तरंग कैसे चल रहा है हॉरिजॉन्टली, है ना। यानी कि माध्यम के कण और तरंग संचरण की दिशा यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि लंबवत हो जाए, तो इस प्रकार के तरंग गति को हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया तरंग के प्रकार के बारे में, ठीक है। कई बार इसको यांत्रिक तरंगों के ही प्रकार में डाल देते हैं, यानी कोई पूछे कि यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तो यांत्रिक तरंगे भी दो ही प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। लेकिन यदि पूछ दे कणों के गति के आधार पर तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये माध्यम के कण और तरंग संचरण की दिशा पे ही इसका पूरी परिभाषा निश्चित है ना। अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, तो वे तरंग जो जिसमें माध्यम के कण और तरंग संचरण की दिशा दोनों एक समांतर होती है, उसे हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जबकि वे तरंग जिसमें माध्यम के कणों की दिशा और तरंग संचरण की दिशा दोनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं, उन्हें हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इधर देखा जाए माध्यम के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम,
यदि माध्यम प्रेजेंट है यानी कि माध्यम उपस्थित है, मीडियम कोई प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंग। यदि वे तरंग जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है वे तरंग यांत्रिक तरंग कहलाते हैं, जबकि वे तरंग जिनको चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने तरंग के प्रकार देख लिया। अब बात करें यदि हम लोग प्रगामी तरंग के बारे में, जिसको हम लोग प्रोग्रेसिव वेव भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है? तो प्रोग्रेसिव वेव वो होता है यदि वही जो एक बार विक्षोभ हम उत्पन्न किए हैं, ठीक है, यही विक्षोभ, ठीक है, एक बार हम लोग उत्पन्न किए तो मान लीजिए ये निकला, ठीक है, फिर इसी पे फिर एक बार और पत्थर फेंकते हैं, फिर ऐसे निकलता है, फिर पत्थर फेंकते हैं, फिर निकलता है, फिर पत्थर फेंकते हैं, फिर निकलता है। ऐसे यदि हम लोग लगातार उस पे पत्थर फेंकते जाए, यानी कि हम लोग उसमें लगातार तरंग पे तरंग, तरंग पे तरंग, तरंग पे तरंग हम लोग उत्पन्न करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक माध्य मान के ऊपर नीचे तरंग लगातार चलने लगता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव यानी कि प्रगामी तरंगे। ठीक है, यानी क्या कहेंगे, वे तरंगे जो लगातार उत्पन्न हो तथा उसमें माध्यम के कण अपने साम्य अवस्था के इधर उधर गति करें, उन्हें हम लोग प्रोग्रेसिव वेव यानी कि प्रगामी तरंगे कहते हैं। ठीक है, इसमें होता है कैसे तरंग होते हैं, तो इसमें होते हैं हार्मोनिक वेव। ठीक है, यानी कि आप लोग देखे होंगे सिंपल पेंडुलम, है ना, सरल लोलक बार 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 एक ही जगह से गति करता है। ठीक है, तो वैसे को हम लोग प्लेन प्रोग्रेसिव वेव भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है y इक्वल टू a साइन स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लेमडा, ये होता है a साइन 2π। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है प्रगामी तरंग के समीकरण की। ठीक है, ये है समीकरण, इक्वेशन। इसी के आधार पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसमें एक y क्या है, y है इस तरंग की क्या है, विस्थापन। ठीक है, a क्या है, a है इस तरंग का आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है एम्पलीट्यूड। साइन सब लोग जानते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। 2π एक कांस्टेंट है। स्मॉल t क्या है, ये समय है यानी कि टाइम। कैपिटल T क्या है, तो आवर्तकाल है। सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड। यक्स क्या है, तो उसकी कला है। ठीक है, और लेमडा क्या है, लेमडा इसकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ। इसलिए मैंने एक इक्वेशन से इसको बताया कि हम लोग बारी बारी से सब पे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो एक एक हम लोग लेके चलते हैं। ये एक प्रोग्रेसिव वेव है जिसको हमने ड्रा किया है। इसमें
विस्थापन क्या हो रहा है, यदि ये तरंग यहाँ से चल करके यहाँ तक जा रही है, ठीक है, ये पूरी की पूरी उसकी विस्थापन होगी, ठीक है। यानी कि किसी पर्टिकुलर समय में हम देखेंगे एक तरंग कितनी दूरी तय कर ली, ठीक है, एक यूनिट टाइम में, वो सब उसका क्या कहलाएगा, विस्थापन। आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड की यदि बात करें हम लोग, तो एक तरंग अपने मैक्सिमम ऊपर कितना तक चल गया, ठीक है, या मैक्सिमम नीचे जितना तक चल गया, वो उसका क्या कहलाता है, आयाम यानी एम्पलीट्यूड, ठीक है। यानी कि किसी भी तरंग का अपने साम्यावस्था से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अधिकतम विस्थापन उसका आयाम यानी एम्पलीट्यूड कहलाता है। समय सेकंड जानते हैं कि समय को सेकंड में मापते हैं, ये कितने समय में या कितनी दूरी तय कर रहा है वो सेकंड बनाएगा। आवर्त काल क्या होता है तो समझ जाइएगा, जैसे सिंपल पेंडुलम मैंने बताया था, सिंपल पेंडुलम में अपने माध्य अवस्था से, ठीक है, कोई भी पेंडुलम क्या करता था, टू एंड फ्रो मोशन करता था। तो एक बार यहाँ जाता था, यहाँ से फिर वहां गया, फिर वहां से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, लगातार ऐसे चलता रहता था ना। तो अपने माध्य अवस्था से यानी कि यहाँ से, ठीक है, इस माध्य अवस्था से स्टार्ट किया चलना, एक बार इधर गया, फिर एक बार इधर गया, फिर आकर के यदि उसी बिंदु पे रुक गया, मतलब उस बिंदु तक आया, वो उसका एक आवर्त कहलाता है। ऐसे ही यहाँ से चल के फिर यहीं पे आ गया, तो वो उसका एक चक्कर या एक आवर्त हो गया ना। ऐसे ही इसमें ये अपने माध्य अवस्था इक्विलिब्रियम से यदि ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, ये पूरी की पूरी एक वेव हो गई है ना। वहां से वहां तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा, यानी एक आवर्त पूरा करने में जो समय लगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक आवर्त काल कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी तरंग द्वारा एक आवर्त पूरा करने में लगने वाले समय को हम लोग एक आवर्त काल कहते हैं। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ठीक है, तो दो श्रृंग यहां से यहां तक या दो गर्त यहां से यहां तक, इसके बीच की जो दूरी होती है, यहां से लेके यहां तक की दूरी, इसी दूरी को हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, ठीक है। ये क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। इसके इंग्लिश नेम से आपको पता चलेगा क्या है, ये वेव लेंथ। लेंथ मीन्स उसकी लंबाई है ना। एक तरंग की लंबाई कितनी है, तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी, ठीक है, दो श्रृंग या दो गर्तों के बीच की जो दूरी होती है, वही उस तरंग की लंबाई यानी कि तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है। ये समझ में आया। और एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ में लोग कंफ्यूज होते हैं। आयाम क्या है, तो अपने माध्य स्थिति से जितना ऊपर से ऊपर यहाँ तक गया, फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ नीचे से नीचे कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से ऊपर हो गया। यानी कि किसी भी तरंग का अपने साम्य अवस्था से ऊपर की ओर या नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन ही तरंग का आयाम कहलाता है। और तरंगदैर्ध्य क्या है, तो दो श्रृंगों के बीच या दो गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, ठीक है। आवर्तकाल क्या कहलाता है, तो एक आवर्त पूरा करने में तरंग द्वारा लिया गया समय तरंग की आवर्तकाल कहलाती है, ठीक है। तो ये सारा हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। मिटा देता हूं, ये देखिए, लिख लेते हैं बारी बारी से हम लोग सबको, ठीक है।
यांत्रिक तरंगें। ठीक, मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंग क्या है? वे तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। ठीक है, अब यांत्रिक तरंगों के हम लोग विशेषता लिख लेते हैं। ठीक है, विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो मैकेनिकल वेव कहाँ कहाँ चल सकता है? तो ठोस में भी चल सकता है, द्रव में भी चल सकता है और गैस में भी चल सकता है। ठीक है, लेकिन इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो क्या लिखेंगे? माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो माध्यम की इसमें आवश्यकता होती है। ठीक है, और क्या होता है? तरंग वेव, इसमें इसको बोलते हैं प्रत्यास्थ वेव। ठीक है, यदि कहीं बात आ जाए कि प्रत्यास्थ तरंगे क्या होती हैं, ठीक है, इलास्टिक वेव क्या होती है, ठीक है, तो इलास्टिक वेव इसी यांत्रिक तरंग को ही कहते हैं। ठीक है, यानी कि मैकेनिकल वेव इज आल्सो नोन एज इलास्टिक वेव। इस ये क्यों? क्योंकि माध्यम में चलेगा, फिर माध्यम के किसी भी कण को ये डिस्टर्ब किया। ठीक है, लेकिन कण अपने जगह से उठा, लेकिन फिर अपने ही पोजीशन पे आ गया, ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आ गया। तो माध्यम का जो कण अपने आप को इक्विलिब्रियम से एक साइड लेके गया था, फिर से अपने उसी पोजीशन पे ला देता है, साम्य अवस्था में। ठीक है, यही तो गुण है प्रत्यास्थता का। प्रत्यास्थता किसी ठोस का वह गुण है जो उसके अंदर उत्पन्न विक्षोभ का विरोध करता है। ठीक है, यानी कि इसको विक्षोभ उत्पन्न किए, फिर ये वापस आकर के अपने पोजीशन पे आ गया, फिर इधर की तरफ जाएगा, फिर आकर के अपने पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यांत्रिक तरंगों को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ तरंग भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या होगा? दूसरा हम लोग प्रोग्रेसिव वेव को हमने जाना, अब मैकेनिकल वेव को जान लिए, अब विद्युत चुंबकीय तरंगों को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसकी विशेषता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर हम लोग देख लें। विशेषता तो इनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, लिख लेंगे माध्यम की आवश्यकता नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता है। ठीक, और ये किस रूप में चलते हैं? तो इक्विलिब्रियम से ऊपर नीचे ऐसे चलते, ये अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में ही है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे माध्यम में ये अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलते हैं, तरंगों के रूप में चलते हैं। ये सब हो गया आपके विद्युत चुंबकीय तरंगों में। ठीक है, इसमें यांत्रिक तरंगों में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं ध्वनि तरंग। ठीक है, और इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों में आप एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं? प्रकाश तरंग। ठीक है, प्रकाश तरंग। तो ये एग्जाम्पल हो गया, ये साउंड वेव, और ये एग्जाम्पल हो गया लाइट वेव। ठीक है, ये है। ठीक है, तो यांत्रिक तरंगों की विशेषता क्या है? कि एक माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या विशेषता है? ये प्रत्यास्थ तरंग होते हैं, यानी कि माध्यम में केवल कण अपने स्थान पे ही रहता है, ऊर्जा का स्थानांतरण कर देता है।
विद्युत चुम्बकीय तरंगों की क्या विशेषता है, तो इनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और ये माध्यम में यदि चलते हैं तो किस रूप में चलते हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में ही चलते हैं। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट अब हम लोग इसके ध्वनि तरंग और इन प्रकाश तरंगों के बारे में जान लेते हैं। यानी कि ध्वनि तरंगों के बारे में यदि कुछ भी आप सोचेंगे तो समझ जाइएगा कि भाई यांत्रिक तरंगों के बारे में आप बात कर रहे हैं। प्रकाश के बारे में यदि आप देख रहे हैं तो प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, तो आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ही प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है निकालते हैं ध्वनि तथा प्रकाश तरंगे। अंतर बात कर लेते हैं इससे। डिफरेंस बिटवीन साउंड वेव एंड लाइट वेव। पहला यहां लिख लेते हैं ध्वनि तरंग, दूसरे यहां बात कर लेते हैं प्रकाश तरंग, तो इसमें पहला लिख लेंगे ये क्या है, तो ये है यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव, और ये क्या है प्रकाश, प्रकाश है विद्युत चुम्बकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब जितने भी सारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो सारे लिख देंगे। दूसरा माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम आवश्यक है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, माध्यम इसमें आवश्यक है, इसमें माध्यम आवश्यक नहीं होती है। तीसरा यह अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलते हैं। ये क्या होगा, यह अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलती है। माध्यम में बताया है ना, यह अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलती है। ठीक, इसमें क्या होगा, ये देखिए ये ऐसे अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, और अनुप्रस्थ तरंग वाला ऐसे ऊपर नीचे। ठीक है, दोनों हमने दिखा दिया। और ये जो है चौथा लिख लेंगे माध्यम में संपीड़न एवं विरलन के रूप में चलता है। और ये चौथा माध्यम में श्रृंग एवं गर्त के रूप में चलता है। ठीक, ये श्रृंग एवं गर्त के रूप में चलता है।
और ये इसको मिटा देते हैं। ठीक, ठीक है। अलग अलग कितने डेफिनेशन हमने बताया था वो सबको लिख लेते हैं। आयाम यानी एम्पलीट्यूड, ठीक है। यहाँ फिगर में बना दे रहा हूँ, ये एक प्रोग्रेसिव वेव है, ठीक। ये दो श्रृंगों के बीच की दूरी वेवलेंथ, और ये उसका आयाम। तो आयाम यानी एम्पलीट्यूड की बात की जाए तो लिख लेंगे आयाम क्या होता है। कंपन करते हुए किसी कण का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। दूसरा बात करते हैं तरंग दैर्ध्य की। वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य क्या है, तो लिखेंगे माध्यम में किसी कण द्वारा दो श्रृंगों अथवा दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी अथवा दो संपीड़न या दो विरलन के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाते हैं। ये बात जरूर से समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या है तो ये श्रृंग और गर्त तो यहाँ दिख लिए। इसके अलावा यदि यहाँ पे कोई माध्यम में कण है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, विरलन है ये, और ये क्या है, संपीड़न है। फिर यहाँ विरलन हुआ, फिर यहाँ संपीड़न। तो इसके बीच की भी जो दूरी होती है, दो विरलन या दो संपीड़न, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे विरलन है, तो इनके बीच की भी जो दूरी होगी ये भी वेवलेंथ होगा ना। दो विरलन के बीच की दूरी, यहाँ देखिए संपीड़न मतलब क्या है, तो कंप्रेस एकदम पास पास है ना। तो दो संपीड़न के बीच की दूरी या दो विरलन के बीच की भी दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। यहाँ देखिए दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी, ठीक है, ये भी है तरंग दैर्ध्य, ठीक। यानी तरंग की लंबाई, ये आपका हो गया तरंग दैर्ध्य, ठीक है।
फिर बात करते हैं यदि आवर्तकाल की, टाइम पीरियड की, तो ये क्या है, एक आवर्त यहां से देखिए, यहां शुरू हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहीं पे एक आवर्त उसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक आवर्त। और एक आवर्त में जितना समय लगता है, ठीक है, तो किसी कण द्वारा एक आवर्त पूरा करने में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। The time taken to complete one complete oscillation is known as time period, ठीक है। तो ये हो गया आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवर्तकाल के बारे में। फेज क्या होता है, कला, कई लोग कला में भी कंफ्यूज रहते हैं। कला यानी फेज। फेज देखिए, यदि ये कण चल रहा है, ठीक है, तो इसके साथ यदि दो कण हैं, ठीक है, दो कण समान दिशा में हमेशा समान दूरी पे रह रहे हैं, तो यानी कि वो समान कला में होंगे, ठीक है। यानी किसी भी पिंड की स्थिति बताने का काम कौन करता है, कला करता है। यदि यही पिंड एक यहाँ पे है और एक पिंड यहाँ पे है, यानी समान दूरी पे है स्थित, लेकिन इस माध्य स्थिति के दोनों साइड है, एक उधर है एक इधर है, तो इसको बोलेंगे विपरीत कला, ठीक है। तो ये कला क्या होता है, तो किसी पिंड की स्थिति बताने का काम कला करता है, ठीक है। तो लिख भी सकते हैं, किसी कण की स्थिति तथा दिशा को कला कहते हैं। दो कला होता है, या तो समान कला होता है या तो विपरीत कला। तो माध्य स्थिति के एक ही तरफ दोनों यदि कण हैं समान दूरी पे, तो उसको बोलते हैं समान कला। और समान दूरी पे है लेकिन एक माध्य स्थिति के दूसरे तरफ है और एक माध्य स्थिति के पहले तरफ है, तो इसको बोलते हैं विपरीत कला, ठीक है। तो आई होप कि हम लोग तरंग से संबंधित सारे के सारे टर्म को हमने समझ लिया। क्या क्या देखा, तरंग पढ़ा हमने, वेग, तरंग गति पढ़ा हमने, तरंगों के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा, प्रगामी तरंगों के बारे में पढ़ा, यांत्रिक तरंगों के बारे में पढ़ा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ा है, उसके बाद अनुप्रस्थ तरंग को पढ़ा, अनुदैर्ध्य तरंगों को पढ़ा, फिर तरंग के वेग को पढ़ा, फिर ध्वनि तथा प्रकाश तरंगों में अंतर पढ़ा। उसके बाद हम लोग सारे के सारे टर्म, आयाम हुआ, तरंगों से रिलेटेड तरंग दैर्ध्य हुआ, आवर्तकाल हुआ और कला हुआ, इन सबको हमने डिटेल में जान लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।